Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fourth lecture of P block for class 11th. In last lecture, we have started compounds of boron, in which we have to study borax, boric acid and borane. So first we have understood in last lecture about boron. So what is crystalline boron and what is amorphous boron? So I have already taught you. So now we will start from our first compound. Okay, what we have to study? Borax, boric acid and borane. बोरैक्स, बोरिक एसिड एंड बोरैन. तो फर्स्ट वाला हम क्या पढ़ेंगे? बोरैक्स. बोरैक्स को हम लोग हिंदी में सुहागा भी कहते हैं, ठीक है ना. इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? Na2B4O7, है ना. इसमें ये जो 10H2O दिख रहा है वो हाइड्रेटेड है. तो एक्चुअल में बच्चों इसका हमने आपको कुछ समझाया है. देखिए क्या होता है, अगर आपसे ये तो इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे पूछता है, ठीक है बच्चों. अगर आप लोग समझेंगे इस चीज़ को तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप किसी भी एग्जामिनेशन में करने के कैपेबल रहेंगे, ठीक है. तो समझना चाहिए बच्चों, है ना. थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन जो हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए. तो बोरैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सुहागा भी बोलते हैं. और Na2B4O7.10H2O इसका फॉर्मूला होता है. तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरैक्स. अब इसमें हम लोग को सिंपली देख के लग रहा है कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है ना बच्चों. इसको जनरली फार्मूला देख करके हमको क्या लग रहा है बच्चों कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है इस कंपाउंड में. ओके, लेकिन हम जब सोल्यूशन देखने जाते हैं तो एक्चुअल फार्मूला ऑफ बोरैक्स इज Na2B4O5, ठीक है ना, OH4.8H2O. ये इसका एक्चुअल फार्मूला होता है. यानी कि जो हम इस तरीके से लिख देते हैं इसका एक्चुअल फार्मूला ये है. तो सर ये 10 वाटर कहाँ से आ गया? यहाँ तो 8 ही दिख रहा है. तो बच्चों 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए तो कितना हो गया? 2 वाटर बन सकते हैं, है ना. लेकिन वो बनेंगे नहीं बच्चों, रहता इस फॉर्म में है और हम लोग लिख इस फॉर्म में देते हैं, है ना. तो इस चीज़ को समझिए. जब आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में पढ़ेंगे तो अच्छे से ये चीज़ें फील आने लगेंगी कि ऐसा क्यों हो जा रहा था, ठीक है ना. ये लिख देते हैं ऐसे ही सिंपली, लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. 4 यहाँ पे OH के फॉर्म में यहाँ पे देख रहा होगा आपको कनेक्टेड है. ठीक है बच्चों, चलिए 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा. बोरैक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 8. इतना आपको ध्यान में रखना है. ये बहुत आसान है ना. ये नहीं कि कंपटीशन लेवल में हर क्वेश्चन टफ ही आता है. कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और कुछ बहुत ही ईजी भी होते हैं बच्चों, है ना. लेकिन आप लोगों को आना चाहिए. तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 8, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल फार्मूला इस तरह से होता है. यहाँ पे जो 2H2O एक्स्ट्रा दिख रहा है वो एक्चुअल में 4OH है. ओके, तो यहाँ पे सर 4OH दिख रहा है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिख रहा है. तो यहाँ से 2 ही ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन निकालना. तो 2 ऑक्सीजन जो बच गया वो कहाँ गया बच्चों? तो यहाँ देखो Na2B4O7 है, यहाँ पे Na2B4O5 है. तो ये 2 जो ऑक्सीजन बच जा रहा है यहाँ पे 7 दिखा रहा है ना. तो आप एक्चुअल में एक बार और समझ लीजिए. Na2B4O7.10H2O था, है ना. इसमें पूछ लिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना, तो सिंपली देख के लग रहा है 10, लेकिन होता है 8. क्यों होता है 8? क्योंकि उसका फार्मूला ये ना हो करके एक्चुअल फार्मूला ये होता है ना. Na2 का मतलब क्या है बच्चों कि ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर आपका माइनस का 2 चार्ज आएगा, है ना. इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कंपाउंड जितने भी मतलब इसमें एटम्स हैं सबको मिला करके इस पर टोटल इस आयन पे चार्ज कितना है? -2. तो एक Na पे कितना होता है? +1. 2 Na+ आकर के इसको सेटिस्फाई करेंगे. इसका चार्ज ये नहीं होता है. ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये चार्ज नहीं होता है. ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जब वर्नर थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे हम लोग 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो अच्छे से समझ में आएगी क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, क्या होते हैं लाइगेंड, क्या होते हैं क्या होता है एम्बिडेंटेंट, क्या होता है बाइडेंटेंट. ये सारे टर्म्स वगैरह वहाँ पे आएंगे तो हम लोग वहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हम अभी कहना चाह रहे हैं. तो अभी एक्चुअल में आप बस ये देख लीजिए कि इसका फार्मूला ये होता है और यहाँ पे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिए, 8 होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ पे देखिए OH का होल 4 रहता है और B4O5 होता है एक्चुअल फार्मूला. तो यहाँ पे जो आपने 2 वाटर एक्स्ट्रा दे दिए थे वो इस वजह से दे दिए थे कि यहाँ का 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिल करके 2H2O दिखा दिए हैं. यहाँ पे बनता नहीं है, एक्चुअल में ऐसे ही रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है ना. ये होल 4 का मतलब क्या है? 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन. तो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन मिल करके तो 2H2O दे दिए. तो ये जो 2 ऑक्सीजन बचा है वो कहाँ गया? तो वो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे Na2B4O7 था, यहाँ पे Na2B4O5 था.
ये दो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा आ गया वो समझिए यहाँ पे हमने लिख के दिखा दिया था, ठीक है ना। चलिए, तो 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स। अगर इतनी बात नहीं समझ में आ रही है तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इस वाले में जो बोरेक्स का फॉर्मूला है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 8। ये भी सफिशिएंट है अभी के लिए। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर बोरेक्स का क्या होगा। अब Na2B4O7.10H2O का स्ट्रक्चर क्या होगा। हम लोग बात जनरली इसी की करेंगे, हम लोग इस फॉर्म में याद नहीं करेंगे, हम लोग याद इसी फॉर्म में रखेंगे, लेकिन हम लोग समझेंगे कि हाँ एक्चुअल फार्मूला ये होता है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये आप देखिए, ये फार्मूला Na2B4O7 और इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 होता है, क्योंकि इसमें कुछ रीज़न होगा। इस तरीके से याद कर लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से सोच लीजिए कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इतना भी सफिशिएंट है 11th के लिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखना है Na2B4O7 तो आपको ये देखिए कि बोरान जो है 4 है ना, तो 4 बोरान बना लीजिए ऐसे। मैं अलग से आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोरान बनाइए, यहाँ पे भी बोरान रख दीजिए, एक बोरान इधर और एक बोरान इधर, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को सबको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, सबको ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया कुछ इस तरीके का। अब B4 तो हो गया, Na2B4O7 7 ऑक्सीजन लगाने हैं ना, 7 ऑक्सीजन लगाने हैं। देखिए अब क्या है बच्चों, और OH के 4 मॉलिक्यूल लगेंगे। देखिए यहाँ पे है ना बच्चों, हम लोग एक स्ट्रक्चर जब बनाने जाएंगे तो इसके बेसिस पे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसके बेसिस पे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसके बेसिस पे बनाएंगे इस वाले फार्मूला के Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O। तो यहाँ वाले फार्मूले को देख करके ये स्ट्रक्चर आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या है बच्चों, 4 बोरॉन है, तो हमने 4 बोरॉन 1 2 3 4 लगा लिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 हमने लगा लिए, ठीक है ना। और चारों को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम हो गया। तो ये 5वां कहाँ जाएगा सर, तो 5वां हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है ना, तो एक बॉन्ड इस बोरॉन से और एक बॉन्ड इस बोरॉन से बना लिया, ठीक है। बाकी सर 4 OH बचा। देखिए क्या क्या हो गया, 4 बोरॉन हो गया यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 बोरॉन कंज्यूम हो गया। 5 ऑक्सीजन लगाना था तो सारे बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन हमने दे दिया, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन हो गया। 5वां कहाँ जाएगा, 5वां यहाँ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड देखिए सारा ऑक्सीजन बना रहा ना, ये बीच में इस तरीके से ऑक्सीजन 5वां बॉन्ड बनाएगा, मतलब 5वां ऑक्सीजन आ जाएगा। अब क्या बचा, OH बचा। क्या बचा बच्चों, OH बचा। अब OH को आप कहाँ कनेक्ट कर देंगे, OH को आप लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, सारे बोरॉन के साथ आप OH कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, बोरेक्स का। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा बच्चों कि Na+ कहाँ गया, 2 Na2 भी दिख रहा है, और सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 3 बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे आप देखिए 4 बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब गलती कर दिए है ना बच्चों। तो गलती नहीं होती बच्चों, अभी हम लोग जब इसका हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। मैं जान रहा हूँ यहाँ 4 बॉन्ड है और बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। यहाँ पे इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है बच्चों, उसमें ये इलेक्ट्रॉन को मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करके ये चौथा बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। बात समझ में आया, ये वाटर था, एक्चुअल में ये वाटर था, वाटर ने अपना लोन पेयर इसको दिया और इसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज आया और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो क्या करता है बच्चों, इसके पास 2 H थे ना, हाइड्रोजन 2 थे, ये वाटर था, तो वाटर ने जैसे ही अपने लोन पेयर को डोनेट किया इसको, इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया। अब इसके पास जो दूसरा वाला हाइड्रोजन था वो इसके मतलब जो ऑक्सीजन प्लस हो गया उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है ना। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक और रहा होगा, वो एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिए और वो H+ के फॉर्म में निकल गया, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे OH जुड़ गया। अब उस पर हुआ क्या पूरे प्रोसेस में कि ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन बोरॉन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, एक माइनस बोरॉन पे आ गया। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा बच्चों कि वाटर आएगा, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, बोरॉन पे माइनस आएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसके प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे करके प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा और H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन इस पर माइनस चार्ज आ गया, यानी एक माइनस चार्ज यहाँ, एक माइनस चार्ज यहाँ।
जब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन जब चौथा बॉन्ड बनाया ना तो एक माइनस इस पे और एक माइनस इस पे आ गया, जिसकी वजह से टोटल इस कंपाउंड पे कितने माइनस चार्ज आ गए? 2। ओके, तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा बच्चों? हमने देखा है ना कि Na2 भी है, यानी 2Na+ जो है इसको इसके -2 के चार्ज को सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाले स्फीयर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस वाले स्फीयर को बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन स्फीयर। बात समझ में आई? ये 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये स्ट्रक्चर हम लोग समझ सकते हैं। नॉन मेटल के बीच में तो क्या हो जाता है, सिंपली बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है। ये मेटल जो होगा इसके जो माइनस चार्ज जहाँ भी होगा ना उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसके पास कहीं जा करके लग जाएगा, एक साइड से इधर से लग जाएगा, एक साइड से इधर से कहीं से लग जाएगा ना, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बनाता बच्चों। ये क्या करता है? सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसके साथ जुड़ा रहेगा। ये टोटल एक यूनिट जान लीजिए और ये दूसरी यूनिट जान लीजिए। जैसे हम लोग NaCl बनाते हैं तो Na+ होता है और Cl- होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और इसको हम लोग बॉन्ड से ना दिखा करके NaCl से दिखा देते हैं। उसी तरीके से ये क्लोरीन की जगह एक पूरा ग्रुप समझ लीजिए, है ना, ये क्लोराइड आयन की जगह एक पूरा ये आयन समझ लीजिए और इसको प्लस वाला चार्ज समझिए, तो प्लस वाले को माइनस वाला सेटिस्फाई करके जुड़ गया। अब आप लोग के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर वाटर कहाँ गया? तो बच्चों वाटर के लिए बस डॉट लगाइए और 8 H2O लगा दीजिए, ठीक है, 8 H2O लगा दीजिए, क्योंकि हमने इस वाले स्ट्रक्चर से बनाया ना बच्चों, है ना, इस वाले फार्मूले से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इस वाले फार्मूले से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो देखिए 8 H2O यहाँ आ गया डॉट की फॉर्म में, तो पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से और बता देते हैं। देखिए बच्चों हमको क्या सेटिस्फाई करना था ये फार्मूला Na2B4O7.10 H2O हमें नहीं सेटिस्फाई करना, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअल फार्मूले से ही आता है। तो हमने क्या किया, 4 बोरॉन लगाना था तो 4 बोरॉन अलग अलग लगा लिया, ठीक है। 5 ऑक्सीजन लगाना था तो चारों बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दिया, है ना। एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा पड़ गया उसको इस वाले ब्रिज में सेट कर दिया, ठीक है। अब 4 मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बच गए, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन को सारे बोरॉन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या बन गया, बच गया 2 Na+ बच गया और एक 8 H2O बच गया। तो अब बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि Na+ कैसे सेटिस्फाई होगा, जो 2 Na+ है उसके लिए हमने ये वाला समझा था ना कि वाटर आएगा, लोन पेयर देगा, इस पर नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर कुर्बानी देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, उसकी वजह से इस पर एक माइनस आ जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, -2 हो गया, -2 को +2 सेटिस्फाई कर देगा। दो जो Na2 दिख रहा ना ये Na+ के फॉर्म में होता है, तो 2 Na+ आयन होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 Na+ 2 -2 के चार्ज को इस वाले आयन के चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो चारों तरफ से इसके रहेगा। इस चीज़ को हम अलग से समझेंगे 12th में, ठीक। जब तक हम लोग वर्नर थियरी वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ नहीं लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की समझ नहीं लेंगे, है ना, तब तक ये चीज़ तो अभी समझा पाना बहुत मुश्किल है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकता कोई, तो फिर टाइम उसमें कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों अभी। हाँ चलिए, इन बोरेक्स 2 बोरॉन मॉलिक्यूल्स आर sp2 एंड 2 बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट है जो कि 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों के चारों सिंगल बॉन्डेड है, तो ये सिग्मा होता है पहला बॉन्ड, ये जानते होंगे, जो कि मजबूत भी होता है। तो एक S होगा और 3 P होगा, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3। बात समझ में आई है? अच्छा, मान लीजिए कोई कंपाउंड जो है 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे मान लीजिए BF3, ठीक है। मान लिया जाए कि लोन पेयर वेयर वाला भी झंझट नहीं कुछ, है ना, वैसे होगा भी नहीं इसमें, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक S होगा और 2 P होगा, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन का डबल बॉन्ड ले लीजिए कार्बन के साथ। अब देखिए इसके पास कितनी वैलेंसी बची, 2, तो 2 को कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन मान लीजिए कर दिया, या कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कि पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही हम इंक्लूड करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर हम पूछे इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, यहाँ 3 सिग्मा, यानी 1 S और 2 P। 1 सिग्मा S में चला जाएगा और बाकी 2 P में चला जाएगा, कोई भी एक S में भेज दीजिए और कोई भी P में भेज दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। चलिए इस वाले कार्बन का देखिए, ये बॉन्ड नहीं है बच्चों, ये पाई बनाया मैंने, ठीक है, क्या है, चलिए यहाँ समझ लीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका हमने देख लिया sp2 है, ठीक है। इस वाले को देखिए, एक सिग्मा दो सिग्मा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, 3 सिग्मा, और चौथा पाई है, तो पाई को इंक्लूड करते नहीं है, एक s और 2 p, यानी कि ये वाला भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम लोग सेंट्रल आइटम के बारे में हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं तो इसी तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ गया, हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, दूसरा पाई तीसरा पाई, तो पाई को इंक्लूड करते नहीं है। पहला बॉन्ड ही सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, वही सिग्मा होता है। 2 बॉन्ड बना रहा हो, कोई 3 बॉन्ड बना रहा हो, तो बाकी सब क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, वो वीक बॉन्ड होते हैं। सिग्मा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये सब मैं सब अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा आप लोगों को। तो अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा है तो S1 और P1, तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस वाले कार्बन को देखिए 1 और 2 sp, ठीक है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए अभी के लिए सफिशिएंट है, बाकी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से समझेंगे। तो कह रहा है इस पॉइंट में इन बोरेक्स 2 बोरॉन मॉलिक्यूल आर sp2 एंड 2 बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा कैसे हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ देखिए, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, एक s और 2 p, तो दो, एक ही ऐसा रहेगा एक ही ऐसा रहेगा, देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है ना, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और ये दोनों जो बोरान है वो 1 2 3 4, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा, एक s और 3 p, sp3 हो गया। ये वाला भी 1 2 3 4, जो 4 बॉन्ड बना रहा है वो क्या हो जाएगा, sp3, जो 3 बॉन्ड बना रहा है वो क्या हो जाएगा, sp2, एक s और p2। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है ना बच्चों। 4 बॉन्ड बनाने वाला सब sp3 नहीं होता है, 4 अलग अलग बॉन्ड अलग अलग आइटम से बनाने वाला क्या होता है, sp3 होता है। बात समझ में आया। 3 बॉन्ड बनाने वाला sp2 नहीं होता है, 3 अलग अलग आइटम से अगर जुड़ करके बनाया तो sp2 होगा। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आपने कार्बन ले लिया और 3 बॉन्ड एक ही आइटम से बना दिया, है ना, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन, तो ये जो है बच्चों, ये भी तो 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन हो गया, ठीक है ना, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एक होगा, बस एक इंक्लूड होगा सिग्मा वाला, बाकी सब पाई वाले नहीं इंक्लूड होंगे, समझ में आ रहा। लेकिन यही अगर 4 बॉन्ड ऐसे बनाता, देखिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो 2 आइटम के बीच में क्या कर ले, डबल बॉन्ड बना ले, ट्रिपल बॉन्ड बना ले, अल्केन अल्कीन अल्काइन कुछ भी बनाए, लेकिन हमारा क्या है कि हम लोग पहला वाला ही बॉन्ड कंसिडर करते हैं। तो एक s और एक p, ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइज, लेकिन इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है बच्चों। देखिए सिग्मा 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 sp, मतलब एक s और 3 p, sp3 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को बच्चों, है ना, कि यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है तो sp2, 4 बॉन्ड दिख रहा है तो sp3, तो 2 4 बॉन्ड वाले हैं तो sp3, 2 3 बॉन्ड वाले हैं तो sp2, तो 2 sp2 और 2 sp3 हाइब्रिडाइज इसमें बोरॉन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बोरेक्स हैज़ 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको बच्चों, है ना। चलिए, 2 sp3 बोरॉन मॉलिक्यूल फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो जो है बोरॉन के मॉलिक्यूल थे वो क्या किए हैं, या बोरॉन भी मान लीजिए, आप बोरॉन के मॉलिक्यूल ना बोल करके सिंपली बोलिए 2 बोरॉन, इस वाले जो कंपाउंड में 2 बोरॉन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और 2 बोरॉन जो है वो सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो साफ दिख रहा है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तो साफ ही दिख रहा है पूरा, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नहीं है, क्योंकि बोरॉन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, चौथा क्या होता है इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। चौथा वाला वाटर आया, इसको अपने लोन पेयर दिया ना, तो जब एक ही एलिमेंट अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है तो उस वाले केस में क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे चौथा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, एक ऊपर एक नीचे, और ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 2 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 2 sp3, देखिए sp3 ये भी sp3 ये भी है, 2 sp3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इस वाले कंपाउंड में, कौन, बोरॉन, बोरेक्स में, सिंपली बोरेक्स में। हम लोग क्या पढ़ना है, बोरेक्स, बोरिक एसिड और बोरेन। सिंपली बोरेन क्या होता है, BXHX, मतलब x की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, लेकिन 1 रखने से वो सेटिस्फाई नहीं होता है, जैसे B2H6, है ना, इस तरीके का कंपाउंड हम लोग देखेंगे, उसको डाइबोरेन बोला जाता है, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्या हुआ, यहाँ तक लगभग क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा देख लीजिए, ये पूछ सकता है कि कितने BOB लिंकेज हैं, मतलब बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेज कितने हैं, तो देखिए कितने हैं, BOB 1
BOB 2, BOB 3, BOB 4, BOB 5, BOB 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो टोटल 5 BOB लिंकेज, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेज प्रेजेंट इन बोरेक्स। ओके बच्चों, बात पूरी मैंने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाई है। अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ भले ही, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी थोड़ा बहुत तो समझ जाता होगा, काफ़ी चीज़ें उसको आ जाती होंगी। चलिए, रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विथ वाटर। अब जो बोरेक्स की रिएक्शन वाटर के साथ कैसी होगी, ठीक है। तो Na2B4O7 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है हमको, NaOH प्लस H3BO3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और H3BO3 क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट H2B4O7 इज फॉर्म्ड। पहले सबसे क्या बनता है बच्चों कि जैसे ही हम इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं डायरेक्ट ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। Na2B4O7 वाटर से रिएक्ट करके H2B4O7, मतलब ये Na2 हट करके 2 H यहाँ पे लग जाएंगे, बात समझ में आ रही। तो H2B4O7 बनता है, देन रिएक्ट विथ वाटर, मतलब फिर से फर्दर रिएक्ट कर लेता है वाटर से, वाटर तो बहुत होगा ना, एंड फॉर्म H3BO3। क्या बना लेता है, H3BO3 बना लेता है। पहले क्या बनता है, ये रिएक्ट करके ये बनेगा, उसके बाद और वाटर आएगा जो इससे रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, ये वाला फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो Na2B4O7 डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो जब भी हम लोग Na2B4O7 को हम लोग वाटर में डाल देंगे तो ये कैसा सोल्यूशन देगा, बेसिक सोल्यूशन। तो आप लोग अभी बच्चों कंफ्यूजन में मत पड़िए कि मैं इसको बोरेक्स बोल दे रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में बोरेक्स का फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी तक देखा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कभी कभी FeSO4.7H2O और CuSO4.5H2O, इसके बारे में आप लोग समझे होंगे। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल। तो हम लोग लेबोरेटरी में कभी कभी FeSO4 को क्या बोलने लगते हैं कि ये ग्रीन विट्रियॉल है और ये CuSO4 ब्लू विट्रियॉल है, ठीक है ना। तो उस समय जब 10th में आप लोग पढ़ते हैं तो ये चीज़ समझाना बहुत ही टफ होता है, तो इसलिए सिंपली क्या बोलते हैं, FeSO4 क्या है, ग्रीन विट्रियॉल, CuSO4 जो है आपका ब्लू विट्रियॉल है। लेकिन एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, ये होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और ब्लू विट्रियॉल का ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैं अगर ऐसा कह रहा हूँ तो बस इसी फॉर्म में आप देखिए, समझिए, आगे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये बोरेक्स नहीं है, ठीक है ना। Na2B4O7 वाटर से रिएक्ट करके क्या देगा हमको, ये प्रोडक्ट देगा। अभी आपका टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है। Na2B4O7 डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन क्यों दे रहा है, NaOH बन जा रहा है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H3BO3 क्या है, वीक एसिड है। यानी जब सोल्यूशन ये रिएक्ट करके सोल्यूशन बना तो उसमें एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है। लेकिन एसिड क्या है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से ये H+ आसानी से देगा नहीं, तो सोल्यूशन जो है हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। लेकिन ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये OH- जो है आसानी से दे देता है वाटर में। तो OH- आयन बहुत सारे प्रेजेंट होंगे ना, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिक सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बेस होता है, यानी कोई ऐसा एसिड होता है जैसे H2SO4 होता है, ठीक है ना, और बेस कोई वीक होता, तो क्या हो जाता बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में सोल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, इस तरह का क्या कॉन्जुगेट सिस्टम बनता है, मतलब उसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आता है। तो बोरेक्स बी टेस्ट, अब हम लोग इस पर मेन अपने पार्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, काम आएगा आपके। देखिए बोरेक्स बी टेस्ट क्या होता है, बहुत नाम सुने होंगे। तो व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इट स्वेल्स अप, मतलब क्या बच्चों, जब बोरेक्स ले लिया, बोरेक्स क्या था, Na2B4O7.10H2O, इसी फॉर्म में याद रखिएगा बच्चों, है ना। इसका कॉमन यही याद ही किया जाता है इसी फॉर्म में। Na2B4O7 मत याद करिएगा, है ना। Na2B4O5 OH4, है ना। इस तरीके से .8H2O वाला भी फार्मूला
आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन हम लोग जनरली बात किस तरीके से करेंगे, जब भी बोरेक्स का नाम लेंगे Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स बोलते ही Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O, इतनी बार बोल दिया दिमाग में आप लोगों के थोड़ा बहुत फिट हो गया होगा। ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट में जब बोरेक्स को Na2B4O7.10H2O को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, इट स्वेल्स अप, ये क्या होता है, फूल जाता है। व्हेन हीटिंग कंटिन्यूज एंड देन कूल्ड, जब ज़्यादा हीट किया जाए देरी तक और ठंडा कर दिया, बहुत देर तक हीट किया जाए और ठंडा कर दिया जाए, अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म कॉल्ड बोरेक्स बीड। जैसे हमने बोरेक्स दिया Na2B4O7.10H2O, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है ना, इसको जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस ऐसे समझिए कि हमने बोरेक्स को लिया है ना, उसको हीट किया है ना, वायर में मतलब नाइक्रोम का वायर होगा या किसका होगा, प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हैं। उसमें हम लोग बोरेक्स को लेकर के क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करते ही क्या होता है ना बच्चों, इसमें से वाटर क्या होता है, निकलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो रोटी में क्या होता है एक्चुअल में, वहाँ पे कुछ गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से फूल जाता है, स्वेल्स अप हो जाता है। ठीक है ना, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। जैसे आप लोग ब्रेड खाते होंगे तो ब्रेड में क्या होता है ना, यीस्ट वगैरह की प्रेजेंस में क्या होता है ना कि वो स्वेल्स अप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपना निकलती है और उसी की वजह से आप लोग परफोरेशन देखते हैं ब्रेड में, है ना बच्चों। तो यहाँ भी कुछ ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कोई सी भी गैस निकलनी चाहिए। जहाँ भी गैस निकलेगी ना तो थोड़ा सा अपना परफोरेशन मतलब छेद छोड़ करके जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, छोटा रहेगा इसमें हमने हीट किया है ना, और क्या हुआ, इसमें से वाटर के जो गैस है वो निकली, H2O निकला यहाँ से, है ना, गैस के फॉर्म में या वाटर फॉर्म, जिस भी फॉर्म में निकला यहाँ से। ठीक है, अब क्या हो गया, ये फूल गई, फूल करके कुछ इस तरीके से हो गई, इसमें से वाटर पूरा निकल चुका है। ठीक है, चलिए Na2B4O7.NH2O, सिंपली ये रिएक्शन देखिए, जब इसको हीट करते हैं तो Na2B4O7.10H2O का मतलब यहाँ से 10 वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए। इसको जैसे ही हीट किया, यहाँ से 10 वाटर मॉलिक्यूल हिट गए और वो किस फॉर्म में हो गया, Na2B4O7, और वो फूल गया। समझ में आया बच्चों। चलिए इसको और हीट कर दीजिए, Na2B4O7 जो बचा, जिसको हम लोग सिंपली अभी ऊपर क्या बोल दिए हैं, बोरेक्स बोल दिए हैं। एक्चुअल में वो बोरेक्स नहीं होता, बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7.10H2 होता है। इसको हीट करने के बाद Na2B4O7 मिला प्लस 10H2O मिला, H2O तो उड़ गया, क्या बचा Na2B4O7। इसको हमने हीट कर दिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, लगभग 740 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब इसको 740 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो हमको ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिलेगा। वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड क्या होता है, जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो समझ में आएगा क्या होता है। क्या होता है बच्चों, NaBO2 प्लस B2O3, मतलब दो मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे इसको हीट करने पे, NaBO2 मतलब BO2 माइनस के फॉर्म में रहेगा, Na प्लस के फॉर्म में रहेगा, और दो ऐसे कंपाउंड हमको मिलेंगे प्लस B2O3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, ये, और यही क्या है, जो है ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है। इसको हीट किया, ये मिलेगा, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड नहीं है। इसको और हीट किया 740 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने बोला ना कि कंटिन्यूस हीटिंग करना है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस का वर्ड यूज किया ना, तो कंटिन्यूस मतलब एक बार हीट करेंगे तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, वो स्वेल अप करना शुरू करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब उसने Na2B4O7 बनाया, इसी फॉर्म में समझिए, अभी ग्लासी बीड नहीं दे रहा, फूल गया है लेकिन ग्लासी बीड नहीं दे रहा। जब उसको 740 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हीट करेंगे, कंटिन्यूस हीटिंग करेंगे, तब हमको उसमें ट्रांसपेरेंट सा कुछ ग्लासी बीड दिखेगा। जैसे मतलब कंचा आप लोग जानते होंगे, गोली जिसको बोलते हैं, जिसको मार्बल बॉल भी बोलते हैं, तो जिस फॉर्म में आप जानते होंगे उस फॉर्म में आप लोग जान लीजिए। ठीक है ना, उसी तरह का ये हमको दिखता है। बात समझ में आए, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड कैसा दिखता है, कंचे की तरह या मार्बल बॉल की तरह दिखता है। कैसे मिलता है हमको, हमने सिंपली बोरेक्स दिया था, उसको हीट किया, तो उसमें से बोरेक्स में से जो 10H2O की क्रिस्टलाइजेशन मतलब दिख रहा है ये, वो निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है ना, और ये फूल जाता है, फूल जाता है तो इस फॉर्म में रहता है। अब इसको हम और हीट करते हैं, कितने डिग्री पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 740 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते ही हमको ये ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगता है। उसी को ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड कहा जाता है, जो कि किस तरह का होता है, कंचे की तरह या मार्बल की तरह। तो पिघले हुए फॉर्म में रहेगा ना, कंचा तो गोल रहता है एकदम। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये गोल नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि हाथ में लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी जो शाइनिंग रहेगी ना बच्चों,
वो मार्बल की तरह रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, ये सब जो है एक्सपेरिमेंट में फिर से आप लोगों का सामना होना है इससे। चलिए, अब कह रहा क्वेश्चन, व्हाट इज़ बोरेक्स बीट टेस्ट एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। अब यहाँ समझिए बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है और क्यों इसको यूज किया जाता है, बोरेक्स बीट क्या होता है और इसको क्यों यूज किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, सोल्यूशन, यहाँ पे बोरेक्स बीट तो हम लोग समझ गए क्या है, बोरेक्स बीट टेस्ट देखना है क्या होता है। ठीक है ना, बोरेक्स बीट तो हम लोग समझ गए हैं क्या होता है। बोरेक्स बीट वही ट्रांसपेरेंट ग्लास ही जो होगा बीड, उसी को हम लोग बोरेक्स बीट कहते हैं। चलिए, सोल्यूशन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट मेटल इन सॉल्ट। ये हम लोग को ये आइडेंटिफाई करने काम में आता है। कोई हमने सॉल्ट लिया, जैसे NaCl लिया, KCl लिया, KBr लिया, Ki लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, है ना, MgCl2 लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, कोई भी सॉल्ट लिया। ठीक है ना। सॉल्ट कैसे बनता है बच्चों, उसको भी समझ लीजिए। जैसे कोई एसिड है, HCl ले लीजिए, और कोई बेस है, NaOH ले लीजिए, है ना। एक हमने एसिड लिया HCl और एक हमने बेस दिया NaOH। अब एसिड में जैसे ही वाटर में डालेंगे तो H+ और Cl- के फॉर्म में टूटेगा, और बेस को जैसे वाटर में डालेंगे तो ये Na+ और OH- के फॉर्म में टूटेगा। अब इसका प्लस और इसका माइनस वाला जोड़ करके क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, तो ये तो निकल गया। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा क्या मिलता है, वाटर तो मिलता ही मिलता है, साल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो साल्ट कैसे बनता है, एसिड का अनायन और बेस का कटायन मिल करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ये बेसिक फंडा याद रखिए। ठीक है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस प्लस, और क्या ले लीजिए आप लोग, H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे, Mg2+ होगा और 2OH- होगा। इसमें क्या क्या होगा, 2H+ होगा और SO4 2- होगा। ठीक है, यहाँ प्लस करने का मतलब ये दो दो चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, इसका OH- और इसका H+, दो वाटर मॉलिक्यूल देगा कि नहीं देगा, देगा, बिल्कुल देगा। और इसका Mg2+ और इसका SO4 2- न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, MgSO4। तो मेटल का बेस का कटायन और एसिड का अनायन, बेस का कटायन और एसिड का अनायन मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। कहीं पे भी ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखिएगा कि बेस का कटायन और एसिड का अनायन मिल करके सॉल्ट बनाते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। क्या होता है बोरेक्स बीट टेस्ट और क्यों ये यूज होता है। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट मेटल इन सॉल्ट। तो सॉल्ट हम लोग समझ लिए क्या होता है ना, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनाता है और वाटर निकालता है, और कैसे बनता है ये भी मैंने बता दिया। तो सॉल्ट में कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना, या सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्या है, तो क्या है वही बताएगा। ये किसी साल्ट में कौन सा मेटल है वही बताएगा बोरेक्स बीट टेस्ट। ओके, बात समझ में आई, फर्स्ट लाइन। ओके, वॉट एवर मेटल इज टू बी डिटेक्टेड इन सॉल्ट, है ना, दैट इन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन शुड डिप्ड बोरेक्स बीड एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ हीट। अच्छा बच्चों, इसमें थोड़ी सी लाइन में प्रॉब्लम है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब है सही लिखा, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा। कह रहा है कि जो भी मेटल को हम लोग को डिटेक्ट करना है साल्ट में, है ना, तो मेटल साल्ट सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, बोरेक्स बीड को डाल देंगे, है ना, और क्या दे देंगे, लॉट्स ऑफ हीट दे देंगे। मतलब बोरेक्स की जो बीड बनी थी ऊपर, उसको हम लोग मेटल साल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे, है ना, मेटल साल्ट का सोल्यूशन बना करके बोरेक्स बीड को उसमें डाल देंगे। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा रैंडम, ये ग्रामेटिकली ये एकदम करेक्ट लिखा नहीं है बच्चों। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वट एवर मेटल इज टू बी डिटेक्टेड इन सॉल्ट, है ना, सो वी शुड ऐड बोरेक्स बीड, या वी शुड डिप बोरेक्स बीड इन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, इस तरीके से कर लीजिएगा। एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ हीट, और हमको क्या देना है, लॉट्स ऑफ हीट देना है। तो आप लोग इतनी ग्रामर समझते होंगे इंग्लिश की, आप लोग सही कर लीजिएगा। हमको मेटल सॉल्ट सोल्यूशन को बोरेक्स बीड में नहीं डालना है, बोरेक्स बीड को डालना है मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन में। ओके,
और हमको क्या देना है, बहुत सारी हीट देना है, ठीक है ना। ईच मेटल शोज डिफरेंस कलर इन हीटिंग फ्लेम। अब हमने जैसे ही सोल्यूशन बनाया साल्ट का सोल्यूशन कैसे बनेगा, वाटर में डाल दीजिए, सोल्यूशन बन गया सॉल्ट। जैसे NaCl है, उसको वाटर में डालते ही क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। Na+ और Cl- के फॉर्म में टूट जाता है और वो पूरी तरीके से वाटर में घुल जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। नमक हमने डाला तो घुल गया ना, वही सॉल्यूशन है उसका। तो उसी तरीके से कोई भी सॉल्ट लेंगे उसको हम लोग किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे और उसको डिटेक्ट करना है ना, कि क्या है इसमें, कौन सा मेटल है। तो उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, बोरेक्स बीट डाल देंगे। अब बोरेक्स बीट डालने के बाद क्या होगा, बोरेक्स बीट हमने समझाया ऊपर क्या होता है ना, जो क्या होता है Na2B4O7.10H2O को हीट करने के बाद कंटिन्यूस हीटिंग में 700 जब हीट करते हैं तो Na2B4O7 मिलता है, फिर उसके बाद और हीट करते हैं 740 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिलता है उसी को हम लोग बोरेक्स बीट कहते हैं। उसी बोरेक्स बीट को हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देते हैं। अब सॉल्ट सोल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है बच्चों, अलग अलग कलर देता है। कब, जब उसको हम सॉल्ट सोल्यूशन में डालने के बाद हीट करते हैं, है ना, जब उसको हम लोग हीट करते हैं। लेकिन हीट कहाँ करते हैं बच्चों, फ्लेम में हीट करते हैं, ठीक है, बंसन बर्नर से निकलने वाले फ्लेम में हम लोग हीट करते हैं। और फ्लेम भी बच्चों दो तरह की होती है। किस किस तरह की होती है सर, तो फ्लेम बच्चों देखिए, इतनी बात समझ में आई कि बोरेक्स बीट को लेना है और साल्ट के सोल्यूशन में डालना है और हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, उस सोल्यूशन को जब हीट करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा बच्चों, कलर इम्पार्ट होगा, ठीक है। अब सोल्यूशन बच्चों जरूरी नहीं कि एक्वा सी लें, मोल्टेन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मोल्टेन ले लेंगे, पिघला लेंगे उस चीज़ को, सॉल्ट को। जैसे NaCl लिया तो उसमें पानी नहीं डाला, हमने क्या कर लिया, NaCl को पिघला लिया, खूब हीट करके गर्म करके उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर लिया, तो वो भी मेरा सोल्यूशन बन गया। उसमें हमने बोरेक्स भी डाल दिया। मान लीजिए हमको NaCl में टेस्ट करना है, ऐसे समझिए, नमक में हमको टेस्ट करना है कौन सा मेटल है। नमक लिया हाथ में, उसमें बोरेक्स बीट को डाला। नमक को हाथ में नहीं लेना है, पहले तो ये समझ लीजिए कि क्योंकि हीट करना है उसको, तो हाथ में लेंगे तो हाथ जल जाएगा। आप क्या करिए, लैब में जाइए और किसी जो भी मतलब स्पून वगैरह में लीजिए और उसको हीट करिए, इतना हीट करिए कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, NaCl मेल्ट हो जाए। बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है वो। मेल्ट हो जाने के बाद उसमें बोरेक्स बीट को डाल दीजिए। बोरेक्स बीट को डालिए और उसको कहाँ ले जाइए बच्चों, हीट करके कहाँ पे ले जाइए, मतलब हीट करने के लिए बंसन बर्नर पे। तो बंसन बर्नर पे दो तरह की फ्लेम मिलेगी आपको, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम की अभी बात नहीं कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होती है, ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती आप जलाते होंगे, ये बंसन बर्नर नहीं है, ये मोमबत्ती सिंपल समझिए। घर में मोमबत्ती जलाते होंगे तो इस तरीके का कुछ फ्लेम एकदम एग्जैक्ट, तो थोड़ा सा ये कोर निकलना चाहिए ऐसे, तो ऐसा कुछ बनता है बच्चों। उसके बीच में आप देखेंगे थोड़ा दूर बहुत ज़्यादा मतलब हाई इंटेंसिटी वाली फ्लेम बनती है और उसके चारों तरफ क्या है, लो इंटेंसिटी वाली फ्लेम बनती है। दो तरह की फ्लेम बनेगी, आप जला के देख लीजिए, ठीक है ना मोमबत्ती। तो जो अंदर वाली होती है ना बच्चों, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो बाहर वाली फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो अंदर वाली जो फ्लेम होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, और बाहर वाली जो फ्लेम होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बात इतनी समझ में आई। तो यही चीज़ बंसन बर्नर में भी होगा। बंसन बर्नर से हीट निकलेगी तो बीच में क्या बनेगा, एक रिड्यूसिंग फ्लेम बनेगी और उसके चारों तरफ क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कम होता है। रिड्यूसिंग फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब हम लोग क्या समझ रहे थे कि हमने मेटल सॉल्ट का जो भी सोल्यूशन लिया है उसमें हमने बोरेक्स बीट डाल दिया है। अब बोरेक्स बीट डालने के बाद उसको कहाँ पे हीट कर रहे हैं, देखिए दोनों पे रखेंगे। एक बार तो हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे ले गया और एक बार हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम पे ले जाएंगे। तो मेटल हमने कौन कौन सा लिया मान लीजिए भाई साहब कोई कॉपर का सॉल्ट है या निकल का सॉल्ट है, तो सॉल्ट को हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्या मिलेगा कि हम पहचान लें कि कॉपर है कि निकल है कि आयरन है कि क्रोमियम है कि कोबाल्ट है। हमने सॉल्ट सोल्यूशन को हीट किया, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे एक बार हीट किया और एक बार रिड्यूसिंग फ्लेम पे हीट किया बोरेक्स बीट डालने के बाद। ओके, तो हमको मेटल, ये सारे मेटल कब पता चलेंगे, जब अगर हम उस जो है सोल्यूशन को हम कहाँ ले गए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे ले गए, मतलब बाहर वाली फ्लेम पे हमने मतलब नाइक्रोम वायर से या किससे, प्लेटिनम की वायर से उस सोल्यूशन को ऐसे उठाया, मेल्टेड जो सोल्यूशन था उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे ले गए और हमको मिला ब्लू कलर। बात समझ में आ रही है बच्चों। जो भी हमारा सॉल्ट था जिसको हम लोग मेल्ट करके उसमें हमने क्या डाल दिया था, बोरेक्स बीट को डाल दिया था, उसको जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में नाइक्रोम वायर से उठा करके ले गए या प्लेटिनम के वायर से उठा के ले गए, है ना, तो उसमें क्या होगा बच्चों, कलर इम्पार्ट होगा।
कलर इम्पार्ट कौन सा होगा, बाहर वाली फ्लेम में डालेंगे तो ब्लू होगा, अगर ब्लू हुआ तो कॉपर मेटल है। मेटल पहले ही नहीं पता है हमें, हमने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर ले गए और हम देखें कि ब्लू कलर मिल रहा है तो क्या है, कॉपर मेटल है। और अगर रिड्यूसिंग फ्लेम पे ले गए और रेड ब्राउन मिला तो हम लोग समझ गए हाँ पक्का हो गया कि कॉपर ही है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको कॉमन दिखेगा ना, ब्लू कोबाल्ट भी होता है, कार्बन मतलब कॉपर भी होता है और कोबाल्ट भी होता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे सिर्फ ब्लू से हम समझ जाएं कि ये कॉपर है तो ये गलत होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट भी करते हैं ना, जैसे ही हमने बाहर वाली फ्लेम पे दिखाया लगाया उस वाले सोल्यूशन को तो हमारा क्या कलर मिला, ब्लू। तो हम लोग ये समझ गए कि या तो कॉपर होगा या तो कोबाल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम रिड्यूसिंग फ्लेम पे ले गए, रिड्यूसिंग फ्लेम पे ले गए तो अगर रेड ब्राउन दिया अंदर वाले पे, रेड ब्राउन कलर वो सोल्यूशन इम्पार्ट कर रहा है क्योंकि नाइक्रोम वार की मदद से इस पर हम रखे हैं, अगर रेड ब्राउन दिया तो कंफर्म हो गया कि ये कॉपर है। लेकिन अगर बाहर वाले भी जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उस पर भी ब्लू दे रहा है और अंदर वाली फ्लेम जो है रिड्यूसिंग फ्लेम उस पर भी ब्लू कलर दे रहा है वो सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि वो कोबाल्ट है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ अगर कॉमन फंसेगी, दोनों चीज़ कॉमन नहीं फंसेगी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में दो अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, ठीक है ना कहीं वो डिफर करेगा बच्चों, इतना आप लोग एक्सपीरियंस से समझेंगे आगे, ठीक है। मान लीजिए हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे रखा किसी सोल्यूशन को और उसका कलर आया ब्राउन, और रिड्यूसिंग पे रखा अंदर वाले पे तो क्या हुआ, ग्रीन। तो इससे हम क्या समझ जाएंगे कि ये निकल है, ठीक है ना। इस साल्ट में कौन प्रेजेंट है, निकल। अब एक सोल्यूशन ले गए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे यहाँ पे तो येलो कलर इम्पार्ट किया, और यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम पे ले गए तो क्या दिया, ग्रीन कलर का दिया, कलर इम्पार्ट किया। तो येलो और ग्रीन अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो आयरन है, ठीक है बच्चों। ग्रीन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे कोई सोल्यूशन का कलर इम्पार्ट हुआ, ग्रीन रिड्यूसिंग फ्लेम पे भी इम्पार्ट हुआ तो वो क्रोमियम है। और कोबाल्ट के केस में समझ ही गए हैं कि ब्लू यहाँ भी देगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी। बात समझ में आई बच्चों। तो जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे CuSO4 एक हमने साल्ट लिया और इसको हमने बोरेक्स बीट के साथ ऐड कर दिया है ना, और हीट कर दिया खूब। बोरेक्स बीट यही तो है, NaBO2 प्लस B2O3 का ही ये जो मिक्सचर है, यही तो, इसी से तो क्या बना था, बोरेक्स बीट बना था, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, जब इसको हम इसकी मतलब इसका सोल्यूशन बनाया मेल्टेड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, इसको डाल दिया, इसको डालने के बाद हीट किया, यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, ठीक है ना। डेल्टा मतलब हीट करते ही वो क्या देगा, कलर देगा। कलर क्या देगा, यहाँ पे ब्लू कलर दिया, और ब्लू कलर देते ही हम क्या समझ गए कि वो कोबाल्ट है। बात समझ में आया, या कॉपर है, दो में से एक चीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपर क्यों बोल दे रहे हैं कि ये मतलब इसमें कॉपर प्रेजेंट है, क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि उसको हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम पे भी करके देखे होंगे। तो इस रिएक्शन को बस समझ लीजिए कि CuSO4 का जो सॉल्ट था उसको हमने बोरेक्स बीट में डाला, क्या मिला हमको, CuBO2 का होल ट्वाइस मिला। ये कॉपर मेटाबोरेट का फार्मूला होता है और ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। इसकी गर्म करने की वजह से ब्लू कलर नहीं मिलता है इसके साथ, ये दोनों गर्म करने पे कोई अलग से कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है ना, उसका कलर हमको शो होता है। बात समझ में आई बच्चों। तो कलर वगैरह क्यों शो होता है, तो इसका रीज़न हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि सारे स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ लेंगे जब, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सारे स्पेक्ट्रम अगर समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होते हैं। जब एक्साइट होते हैं तो फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब पढ़ लेंगे तो ये समझ में आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन को हम फोटॉन्स के रूप में मतलब एनर्जी दे देते हैं तो वो एक्साइट होता है, और जब वो एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, मतलब, है ना। तो उसी वजह से भी कलर इम्पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ समझेंगे अच्छे से। अभी बस इतना जान लीजिए कि हमने कोई साल्ट सोल्यूशन लिया, उसको उसमें बोरेक्स बीट को डाल दिया, हीट किया तो कुछ कलर मिलता है, उससे हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, आगे आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात मैंने इसलिए बार बार रिपीट कर दी है ताकि आप कुछ फेमिलियर हो जाएं। 100% अभी आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए, समझिए, रिवाइज़ करिए, और आप लोग का आगे चल के एकदम क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, इतना ये सिंपल नहीं है बच्चों, जितना सिंपल मैंने बता दिया है ये इतना सिंपल नहीं है। इसको मैं कंप्लीट जब प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, तो मैं इसको कंप्लीट पढ़ाऊंगा कि क्या क्या और होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। तो फिलहाल P ब्लॉक में जितना बता रहे हैं इतना सफिशियंट है, इतना बहुत है ना।
पी ब्लॉक पढ़ने के लिए जितना बता रहा है इतना बहुत है, लेकिन जब हम लोग लैब के लिए प्रिपरेशन करेंगे अपने, तो वहाँ पे हम लोग को इससे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा बोरेक्स बीट, तब हम लोग को अच्छे से ये समझ में आएगा। तो सिंपल बनाने के चक्कर में थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दिए इसको, है ना, ताकि आप लोग समझ तो सकें, स्टार्टिंग हो जाए आपके माइंड में कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इतना जो है बहुत है, पी ब्लॉक के लिए तो सफिशिएंट है। ओके, अभी आप इतना समझ गए हो कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होती है ना। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे अलग कलर देगा, रिड्यूसिंग फ्लेम पे अलग कलर देगा, तो हम लोग मेटल की पहचान कर लेंगे कि उस सॉल्ट सोल्यूशन में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। तो इतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और बोरेक्स बीट क्या होता है उसका फार्मूला आप लोगों को ये चीज़ पता है, और जो बोरेक्स है उसका फार्मूला पता है। अगर ये सारी चीज़ें पता है और थोड़ा सा जो मेथड हमने ये सब समझाया है, इस सब थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, इतना सफिशिएंट है अभी के लिए बच्चों। ठीक है, पॉज कर करके आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, और जो भी दिक्कत फंसे तुरंत राइट कर दीजिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।